नमस्कार विद्यार्थियों। कल आपको अध्याय 2 की प्रश्नमाला 2.1 तक पढ़ाया गया था। आज मैं आपको उससे आगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बताता हूँ। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या के भाज्य गुणनखंड ज्ञात किए जाएं तो प्राप्त गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, बशर्ते गुणनखंडों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए। उदाहरण के लिए एक संख्या है 30, जिसके भाज्य गुणनखंड यदि हम ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 3 गुणा 5। लेकिन 30 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 2 भी होगा, और इसी 30 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 2 गुणा 3। इस प्रकार से ये सभी अभाज्य गुणनखंड अपने आप में अद्वितीय हैं, यानी इनमें कोई अंतर नहीं है यदि हम इनके क्रम पर ध्यान नहीं दें। इनके क्रम पर ध्यान नहीं दें तो ये 3 प्रकार के नहीं है, सिर्फ एक ही प्रकार के हैं। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए जाएं तो वो अद्वितीय रूप से प्राप्त होते हैं। अद्वितीय रूप से का मतलब उनका विकल्प कोई दूसरा नहीं होता, केवल वही होते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि उनके क्रम पर ध्यान नहीं दिया। द्वितीय प्रकार से यदि हम गुणनखंड ज्ञात करना चाहें तो केवल इनका क्रम बदला जा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई और गुणनखंड प्राप्त नहीं किया जा सकता किसी भी भाज्य संख्या का। इसी को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 का अभाज्य गुणनखंड केवल अद्वितीय है, यानी 30 बराबर, यदि हम अभाज्य गुणनखंडों के क्रम का ध्यान नहीं दें तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ये केवल एक अद्वितीय गुणनखंड है। इसके अतिरिक्त इसका और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त ज्ञात कर सकते हैं। 30 के गुणनखंड तो और हो सकते हैं। 30 के गुणनखंड, ये 30 के अभाज्य गुणनखंड है, ये 30 के अभाज्य गुणनखंड। और 30 के केवल गुणनखंड ज्ञात करने हो तो वो कुछ और भी प्राप्त हो सकते हैं। 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड 2 गुणा 15, 6 गुणा 5, 10 गुणा 3। इस प्रकार से 30 के गुणनखंड हमें अद्वितीय रूप से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 30 के अभाज्य गुणनखंड हमें सदैव अद्वितीय रूप से प्राप्त होंगे, और यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड केवल अद्वितीय प्रकार से प्राप्त होते हैं, और सिर्फ शर्त यह होती है कि गुणनखंडों के क्रम पर ध्यान दीजिए। आपको
अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर महत्तम समापवर्तक यानी HCF, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम समापवर्तक इंग्लिश में जिसे LCM बोलते हैं यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको गणित के अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर ये दोनों चीजें ज्ञात करना होता है। दो संख्याएं लेते हैं हम, एक संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 30। इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार HCF और LCM ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 24 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम घातीय रूप से लिख लेंगे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। इसी प्रकार 30 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 से घातीय रूप से लिखेंगे 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। अब हम HCF ज्ञात करेंगे। HCF 24 और 30। 24 और 30 का HCF क्या होगा? HCF ज्ञात करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर लेना होता है। इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है और कॉमन फैक्टर की आपको हाईएस्ट घात, अधिकतम घात लेनी होगी। तो कॉमन फैक्टर की यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आप देखो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 और 3। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 है। इसकी न्यूनतम घात कॉमन फैक्टर की आपको लेनी है न्यूनतम घात। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उस वह ज्ञात करने के लिए आपको घात न्यूनतम लेनी होगी। तो कॉमन फैक्टर 2 की न्यूनतम घात 1 है और 3 की न्यूनतम घात भी 1 है। यहाँ मिनिमम घात 1 है और यहाँ 3 की मिनिमम घात 1 है। तो ये होगा HCF दोनों का, और इसको यदि हम हल करेंगे तो ये होगा 6। तो हम कह सकते हैं 24 और 30 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 6 होगा।
और यदि हम इनका LCM याद करें, LCM 24 व 30, तो ये होगा प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। देखो दोनों में क्या अंतर है, यहां था उभयनिष्ठ गुणनखंड की उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात। यहां हम लेंगे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड यहां पर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड होगा 2, 3 और 5। सभी अभाज्य गुणनखंड आ गए, इनकी आपको लेनी है अधिकतम घात। तो 2 की अधिकतम घात 3 होगी, 3 की अधिकतम घात 1 होगी और 5 की अधिकतम घात 1 होगी। इसको यदि हम हल करेंगे तो ये होगा 120। यानी इसे हम कह सकते हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। इस प्रकार से 24 और 30 के HCF 6 होगा, LCM 120 होगा। अब एक और ध्यान देने की बात है, दो संख्याओं के LCM और HCF के साथ उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का एक संबंध होता है और उस संबंध को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि कोई दो संख्याएं हों A व B, दो संख्याओं A तथा B के LCM AB व HCF AB में तथा उन संख्याओं के गुणनफल A into B दोनों में संबंध इस प्रकार है। दोनों संख्याओं का
गुणनफल बराबर LCM into HCF, अर्थात A into B बराबर LCM AB into HCF AB। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल बराबर होता है। उपरोक्त उदाहरण में हम ये बात देख सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण में दोनों संख्याएं 24 और 30 है, तो उनका गुणनफल 24 इंटू 30 ये बराबर होगा दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के। दोनों संख्याओं का LCM है 120 इंटू HCF है 6। तो आप गुणनफल करके देखो, 24 इंटू 30 720 बराबर 120 इंटू 6 720। इस प्रकार हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इसी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो से अधिक संख्याओं का HCF और LCM भी इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दो से अधिक संख्याएं हैं 18, 24 और 36। इन तीन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसे घातीय रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2। इसी प्रकार 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर घातीय रूप में 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। इसी प्रकार 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, घातीय रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अब हम क्या करेंगे, HCF 18, 24 और 36 तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया है। इन सभी संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों संख्याओं में 2 और 3 है, 2 इंटू 3। इनकी मिनिमम घात लेनी है, 2 की घात
इन तीनों में सबसे छोटी घात 1 है और 3 की सबसे छोटी घात वो भी 1। तो इस प्रकार से 2 की घात 1 × 3 की घात 1 बराबर 6, यानी HCF 6। यदि हम LCM ज्ञात करेंगे, LCM 18, 24, 36, तो क्या होगा? सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेते हैं, अधिकतम घात। तो यहाँ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं लेते हैं, सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो इन तीनों में अभाज्य गुणनखंड सभी 2 और 3 ही है। कॉमन भी 2 और 3 थे और सभी अभाज्य गुणनखंड भी 2 और 3 है। अब हमें इनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। तो इनकी सबसे बड़ी घात 2 की सबसे बड़ी घात 3 है। इसी प्रकार 3 की सबसे बड़ी घात 2 है। इसे हल करेंगे 8, 9 के घर का। इस प्रकार 2 से अधिक संख्याओं का हम इसी विधि से LCM और FCM ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आपको वर्णमाला 2.2 भाग करके बनानी है। हाँ, अब मैं आपको LCM और HCF पर आधारित कुछ गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। इसे एक उदाहरण है, उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 398, 436 और 542 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 7, 11 व 5 आते हैं। यानी हमें वह बड़ा से बड़ा पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका इन तीनों संख्याओं में हम भाग लगाते हैं तो क्रमशः शेष 7, 11 व 8 आते हैं। इसका मतलब 398 में उसका भाग लगाने पर शेष 7 आएंगे, 436 में 11 और 542 में भाग लगाने पर शेष 5 आएंगे। तो वह बड़ा से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो इस समस्या के ऊपर आप ध्यान से सोचोगे तो आप ये कहोगे कि वह बड़ा से बड़ा पूर्णांक इन तीनों संख्याओं से संबंधित HCF होगा, लेकिन इन्हीं तीनों संख्याओं का HCF नहीं होगा क्योंकि तीनों संख्याएं उस बड़े से बड़े पूर्णांक के द्वारा विभाजित नहीं होती हैं। तीनों संख्याओं को विभाजित करने पर शेष आते हैं इस प्रकार से। तो यदि हम इन तीनों संख्याओं में से ये शेष पहले ही घटा दें तो जो प्राप्त संख्याएं हैं वो उस पूर्णांक के द्वारा विभाजित होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इन शेष को इन संख्याओं में से घटाने के बाद नई जो प्राप्त संख्याएं हैं उन संख्याओं का HCF वह पूर्णांक होगा। तो हल हम करेंगे तो सबसे पहले हमें इन तीनों संख्याओं के जो शेष है इनको संख्याओं में से निकालना होगा और नई प्राप्त संख्याएं हैं उनका HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो तीनों संख्याओं के शेष संख्याओं में से निकालेंगे तो 398 का शेष है 7,
तो 398 में से 7 निकाल दिए तो प्राप्त संख्या आएगी 351। इसी प्रकार 436 का शेष है 11, 436 में से 11 निकालेंगे तो नई संख्या प्राप्त होगी 425। इसी प्रकार 542 का शेष 5 है, तो 542 में से 5 निकाल देंगे तो संख्या आएगी 537। तो तीनों प्राप्त संख्याएं हैं, इनमें उस बड़ी से बड़ी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा, और इसका पूरा पूरा भाग जाने का मतलब जो नई प्राप्त संख्याएं हैं इन तीनों का हमें HCF ज्ञात करना है। 537 इन तीनों का HCF ज्ञात करना है। तो तीनों का HCF ज्ञात करने के लिए नई संख्याओं का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। 391, 425 और 537। अब हम इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, और इनके घातीय रूप में हमें इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। और अब हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इन तीनों संख्याओं में, उपरोक्त तीनों संख्याओं में नहीं, जो प्राप्त तीनों संख्याएं हैं उनमें पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों संख्याओं का HCF होगी। तो HCF 391, 425, 537। इनका HCF वह है कॉमन फैक्टर, यानी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल। तो इन तीनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल 17 है, और इसकी सबसे छोटी घात, तो तीनों में सबसे छोटी घात 1 है। तो हम कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा इन तीनों संख्याओं को विभाजित किया जाए तो तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होती हैं, परंतु उपरोक्त तीनों संख्याएं यानी 398, 436 और 542 को यदि हम 17 के द्वारा विभाजित करते हैं तो 398 में विभाजित करने के बाद शेष 7 बचता है, 436 को विभाजित करने के बाद शेष 11 बचता है, और 542 को विभाजित करने के बाद शेष 5 बचता है। तो यह है सबसे बड़ा पूर्णांक 17 होगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार आज आप प्रश्नमाला 2.2 के सभी सवाल होमवर्क के रूप में करके रहोगे। धन्यवाद।